हम पढ़ रहे हैं बुक मास्टर योर इमोशन। आपने मेरे साथ पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ा। हम पार्ट 4 पर हैं, जिसमें आज हम 23 चैप्टर पढ़ेंगे। आपने बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझा, जाना, और मेरे साथ इसमें पूरे सहयोग के साथ इसमें हमारे डिस्कशन में भी आप शामिल रहे। अभी आप जो यूट्यूब पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पहले के चैप्टर्स मेरे जो प्लेलिस्ट में है उसमें जाकर देख सकते हैं। और अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो अमेजोन पर हिंदी और इंग्लिश में ये अवेलेबल है। आप वहां से ऑर्डर करें और इसकी हार्ड कॉपी लेकर आप पढ़ें, क्योंकि बहुत ही अच्छी इन्होंने बुक लिखी है। ऑथर थिबॉल्ट मुरुसु ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमारे इमोशंस को कैसे हम मास्टर कर सकते हैं वो बताया है। जो कि हम डे टू डे लाइफ में उससे डील करने में हमें परेशानी होती है, तो उन्होंने उसके तरीके, टेक्निक्स बताई हैं। तो आइए चलते हैं चैप्टर नंबर 23 पर। नंबर 23, केयरिंग व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू। हम बहुत दिमाग लगाते हैं कि क्या हमसे लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी। तो हमारा ये बहुत ज्यादा फोकस बना रहता है। तो हाउ ऑन अर्थ कैन अनदर थॉट अबाउट यू यू हार्म यू। इट इज योर थॉट अबाउट हिज थॉट दैट हार्म्स, चेंज योर थॉट। तो बहुत ही अच्छा ये जो कोट लिखा है वर्नॉन होवर्ड, द पावर ऑफ योर सुपर माइंड बुक से, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई हमारे को हार्म करे। ये तो हमारे ही थॉट हैं जो चाहते हैं कि, जो ऐसा सोचते हैं कि कोई हमें पीड़ा दे सकता है, या कोई हमारे बारे में कुछ गलत सोच सकता है। ये सिर्फ हमारा थॉट है जो हम लोगों के बारे में सोच रहे होते हैं। तो अगर आपको ऐसा लोगों के बारे में समझ में आता है कि मैं ये काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं अगर बाहर जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं अंदर जाऊंगा लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। तो इसलिए आप अपने थॉट्स को चेंज करिए और अपने को चेंज करिए। ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे। क्या आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं ये लोगों के बारे में, सोसाइटी के बारे में? तो आपको मैं इस चैप्टर में ये बताऊंगा कि थिबॉल्ट कह रहे हैं कि आप उन चीजों से हटिए, है ना, कि जो चीज, जो लोग आप ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, है ना, और वो क्या करेंगे, कहेंगे मेरी लाइफ में क्या कर सकते हैं, ये आपको इस चैप्टर से डील करना बताएंगे कि आप लोगों के बारे में ज्यादा मत सोचिए। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। आज मैं आपसे सबसे ये पूछूंगी, अगर मैं एक सेकेंड यहाँ पर, कि आपकी लाइफ में सबसे जो इम्पोर्टेंट इंसान है, आंख बंद करके सोचिए, एक पर्सन आपकी लाइफ में कौन है सबसे बढ़िया, जो आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आंसर देना चाहें तो एक सेकेंड, कैलाशी आप बताइए। आप अपना खोल सकते हैं। हाँ, और मेरे तो मम्मी जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। जी जी, अगर अंकल, थैंक यू अंकल, आपके लिए कौन इम्पोर्टेंट है? मैं अपने आप इम्पोर्टेंट हूँ जी, सेल्फ इम्पोर्टेंट हूँ। मुझे भी मुक्त होना है, बॉक्स मुझे ही जाना है, दूसरा कोई मेरे साथ नहीं जाएगा। जी, मैं बिल्कुल इम्पोर्टेंट। सही कहा, क्योंकि अंकल मेरे साथ बहुत ये कोर्स कर रहे हैं, तो इसलिए वो जान चुके हैं। हाँ जी, रूबी जी आपके लिए, आप शायद अ, दर्द हो रहा है आपको, ठीक है कोई बात नहीं। मीना जी आपके लिए कौन इम्पोर्टेंट है? मीना जी भी बिजी है, कोई बात नहीं। तो हमारे लिए हम ये सोचते हैं, हम हाँ जब, हाँ। राखी जी, क्या हुआ? आपके लिए कौन इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा इस लाइफ में? इस लाइफ में सबसे ज्यादा कौन इम्पोर्टेंट है? हाँ जी, क्या हाँ, नाम मेरे बताइए बच्चे और मदर, आपके पेरेंट्स। बच्चे। ठीक है, वेरी गुड मीना जी। तो हमने कैलाश जी ने बताया कि उनकी मदर, यही मीना जी ने बताया और मदर, और अंकल ने सही आंसर दिया कि मैं। हमने अपनी लाइफ में लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, हमेशा, है ना, कभी भी हमें, क्योंकि हम सोसाइटी एनिमल हैं, हमें हमेशा यही सिखाया गया कि आपसे पहले और लोग हैं, आप अपनी केयर छोड़कर औरों की केयर करिए। तो जब तक हम अपनी केयर नहीं करेंगे ना, जब तक हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने आप से खुश नहीं होंगे ना, लोग हमसे खुश नहीं रह सकते हैं। तो हम हमेशा दूसरों को पहले लाते हैं अपने से। तो इस चैप्टर में यही बताया जा रहा है कि आप सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो अपने लिए। जैसे अंकल ने आंसर किया कि मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। फर्स्ट रियलाइज, ये हमने जो मिरर बुक थी उसमें भी मैंने ये आप लोगों से क्वेश्चन किया था, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको सब पता होना चाहिए कि आप सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो अपने दुनिया के, है ना। और इफ यू डोंट बिलीव मी, रिमेंबर द लास्ट टाइम यू फेल्ट इंटेंस पेन, परहैप्स इट वाज टूथिक और सर्जरी, और मे बी यू ब्रोक योर लेग in the accident. What you were thinking back then? Were you concerned about the feminine in Africa? Did you वरी अबाउट इनोसेंट पीपल किलिंग इन द वॉर इन द मिडिल ईस्ट? तो वो कहते हैं कि
जब आपको कुछ दर्द होता है, परेशानी होती है, तो सिर्फ आप उस समय सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हो ना। जब आपको बहुत इंटेंस कुछ पेन होता है तो आप सबके बारे में सोचना भूल जाते हो, क्योंकि आपको कुछ नहीं ध्यान रहता है कि कहाँ कौन दुनिया में क्या हो रहा है, मेरे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, मेरे रिश्तेदार क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। आपको सिर्फ अपनी उस समय चिंता हो रही होती है। तो कौन इंपॉर्टेंट है? आप जब आप किसी भी सिचुएशन में होते हो तो आप सोचो ना, आपके लिए सिर्फ आप इंपॉर्टेंट होते हो। आपको सिर्फ लग रहा होता है कि ये पेन कहीं से चला जाए, है ना। तो आपको क्या लगता है कि ये पेन चला जाए, और आप अपने जो वर्ल्ड है, आपका जो दुनिया है, उसमें आप ही सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो, क्योंकि आप ही अपने साथ रह रहे हो 24 घंटे 7 दिन, है ना। 24/7 आप ही अपने साथ रह रहे हो, आप ही अपने बारे में सोच रहे हो। तो आपकी जो मेंटल जो वेलबींग है और फिजिकल जो आपकी बॉडी है, वो आपकी सबसे बेस्ट, मतलब जो आपकी जो प्रायोरिटी जो क्या है, आपकी अपनी प्रायोरिटी है। पहले आप अपनी मेंटल हेल्थ को देखिए, अपनी फिजिकल हेल्थ को देखिए, बाद में फिर सोचिए। जैसे जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो क्या करती हैं, जो घर में जो मदर है, उनका इतना इंपॉर्टेंट वो काम कर रही होती है घर का, कि अपने हस्बैंड की केयर कर रही हैं, अपने बच्चों की केयर कर रही हैं, अपने इन लॉज की केयर कर रही हैं, और भी एक्सटेंडेड फैमिली की केयर कर रही होती है, लेकिन वो अपनी केयर नहीं करती हैं, है ना। उनको लगता है कि सबकी केयर बहुत जरूरी है ना। वो अपनी केयर करना भूल जाती है, क्योंकि अगर खाना है तो पहले सबको सर्व कर देंगी, भाई मैंने बाद में खाना है, बाद में नहीं बचा तो नहीं भी खा रही है। तो क्या है ना, अपनी केयर करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना सोचे कि आपका काम बहुत कम है या आप किसी से कम है। आपके हस्बैंड, आपके अगर हस्बैंड अर्न कर रहे हैं तो आप उनकी फैमिली को देख रही हैं, आप उनके काम में सपोर्ट है, कंधे से कंधा मिला रही हैं। और वो ही भूल जाती है कि उनकी फिजिकल वेलबींग, उनकी मेंटल वेलबींग का कोई ध्यान नहीं रखता, ना वो खुद रखती हैं। और कोई ध्यान नहीं रखता है, किसी का भी कोई ध्यान नहीं रखता है, ना कोई हस्बैंड का ना वाइफ का। सबको अपना अपना ध्यान खुद रखना है। तो इसलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने मेंटल और फिजिकल वेलबींग पर ध्यान दें, क्योंकि हम ही सबसे ज्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे उसमें बताया कि जब आपको कोई दर्द होता है तब आपको किसी की याद नहीं आती, तो इसलिए पता है कि भाई मुझे अपना ये दर्द सही करना है, तो मैं ही अपने लिए इंपॉर्टेंट जब बनूंगा। तो और ये एक फैक्ट भी है कि जब आप अपनी इंपॉर्टेंस करते हो तो लोग आपकी इंपॉर्टेंस करेंगे, जब आप अपनी इंपॉर्टेंस नहीं करते हो तो लोग भी आपकी इंपॉर्टेंस नहीं करते हैं। अब उन्होंने बहुत अच्छा बोला है, यू आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, यू हैव टू रियलाइज दैट सेम गोज फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट। फॉर मी यू आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम, है ना। एंड from their perspective, so are your close friend, family and members and colleagues. Because you live with yourself 24/7, you incorrectly assume, often unconsciously, people think about you significantly more often than they actually do. और आपको ये लगता है कि आप अपने साथ रह रहे हो और आपको लगता है कि सारे लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं, है ना। मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या पहन रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, क्या पी रही हूँ, सबको मेरे बारे में ज्यादा चिंता है। ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व है, अपने बारे में देख रहे हैं। अगर एक मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपने जो कपड़े पहने, है ना, आप किसी पार्टी में गए, अगर आप कॉन्शियस हैं कि भाई मैं तो ये ना पिछले बार भी यही कपड़ा पहन के आया था, किसी ने कुछ नोटिस नहीं करता, हम खुद ही कॉन्शियस हो रहे होते कि हमने कैसे कपड़े पहने हैं, कैसा हो रहा है। दूसरे के पास टाइम ही नहीं है, वो अपने को देख रहा है, अपने बिल्कुल बच्चों को देख रहा है, अपने स्पाउस को देख रहा है, उसके पास भी किसी और का लिए टाइम नहीं है। वो सिर्फ हम सोचते हैं कि और लोग हमें देख रहे हैं या हमारे लिए कमेंट कर रहे हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन आपको ऐसा लगेगा अ, कि अब मेरा बताने का तरीका ये बोल रहे थे बॉड, कि आपको लगेगा कि इससे इसका मतलब है कि पीपल कोई केयर ही नहीं करता है ना। तो ये तो बहुत खराब चीज है, कि ये तो बहुत डिप्रेशन सी चीज है कि कोई लोग किसी की केयर नहीं करते। लेकिन आपको ये सोचना है कि आपको चिंता नहीं करनी है लोगों की। ऐसा नहीं है, लोग देखते भी हैं, कभी कभी कोई लोग कमेंट भी कर देते हैं, लेकिन आप लोगों के बारे में इन्वॉल्व मत होइए कि मैं जो करने जा रहा हूं वो 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। क्योंकि हम कई चीजें इसलिए नहीं करते हैं लाइफ में, कई चीजें इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं लाइफ में कि और लोग क्या कहेंगे। जैसे मान लीजिए किसी कोई यंग ग्रेजुएट आया और उसको कोई जॉब नहीं मिली। अभी पता है कि कहीं कोई आप कोई जैसे कहते हैं ना कियोस्क लगा लो, कोई ठेले पर गोलगप्पे बेचने लगो, तो ये बहुत छोटा काम लगेगा। लेकिन आपको इस समय जो एक गोलगप्पे वाला है, ठेले वाला है, वो इतना पैसा कमाता है, तो लेकिन वो लगेगा कि 4 लोग क्या कहेंगे, मैं ग्रेजुएट होकर एक खोखा लगा रहा हूँ, एक ठेले पे बैठ रहा हूँ। तो वो हम 4 लोगों की केयर में, वो बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, उसको वो जॉब नहीं मिल रही है, वो बहुत परेशान है, लेकिन वो छोटा काम नहीं कर पाएगा क्योंकि 4 लोग क्या कहेंगे। यही वो बच्चा अगर किसी और कंट्री चला जाए तो उसको लोग नहीं दिखते अपने वाले, और फिर वो छोटे से छोटा काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है, क्योंकि वो 4 लोग नहीं है बताने वाले। तो वही है कि आप दूसरों के बारे में मत सोचिए, दूसरा कुछ नहीं कहेगा, एक दिन कहेगा, 2 दिन कहेगा, आप चलिए आगे। अब वो एक सेइंग बता रहे हैं,
When you are 20, you care about what everyone thinks. When you are 40, you stop caring what everybody thinks. And when you are at 60, you realize no one was ever thinking about you in the first place. तो ये हमें बहुत बाद में समझ में आता है कि जब हम 20 साल के होते हैं तो हमें लगता है कि सारे लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं, 40 पे हमें थोड़ा कम लगता है और 60 पे आके लगता है नहीं, कि हम अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें किसी की कोई चिंता नहीं है. While you keep track on your mistakes and awkward movements, nobody else does. People are simply too busy worrying about themselves. तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि लोग मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, मेरे बारे में ही देख रहे हैं, क्योंकि सब अपने अपनी दुनिया में बिजी हैं, सब अपने अपने काम में बिजी हैं. और अभी तो इतना फास्ट पेस है, जो बड़ी सिटीज है उसपे तो लोगों को मतलब ही नहीं है एक दूसरे से. वो ये ही नहीं जानते कि आपका जो नेबर है वो कौन रह रहा है फ्लैट्स में, कि क्या वो कर रहा है, उसका जॉब भी क्या है. इतना भी टाइम नहीं है कि बगल वाले से भी बात कर ले. तो इसलिए मत सोचिए कि क्या लोग कहेंगे और क्या लोग सोच रहे हैं, है ना. तो लोगों को कोई मतलब नहीं है कि आपके पास्ट में क्या फेलियर रहे, है ना आपकी वो पूरी सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ते हैं, उनके पास टाइम नहीं है ना. या आपके कोई ऑकवर्ड मूवमेंट रहा, आपसे कोई गलती हुई, आपसे कुछ मिस्टेक्स हुई, या आपने कुछ भी अलग तरह की चीज हुई, तो वो किसी को नहीं याद होगी, है ना. या फिर वो आपके बारे में सोचते हैं. ये सिर्फ आपका भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं है. सब अपने अपने बारे में, अपनी अपनी दुनिया में इन्वॉल्व है ना. और ये भी नहीं सोचते कि आप क्या सोच रहे हैं. आपकी केयर अबाउट यू एज मच एज यू केयर अबाउट योरसेल्फ. और ना वो जितनी केयर आप कर सकते हैं अपने, वो उतनी केयर आपके बारे में नहीं करते हैं जो आप अपने बारे में करते हैं. इसलिए आप मत सोचिए कि वो क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जिसके कारण हम बहुत सारी चीजों से, बहुत सारी इमोशन से डील होते हैं, अपने को डील करवाते हैं, जब हम ये सोचते रहते हैं कि कई चीजें हमारे लाइफ में ऐसी होती हैं जो कि हम दूसरों के कारण ना, मतलब दूसरे क्या कहेंगे उसके कारण हम रुक जाते हैं. कई प्रोफेशंस होते हैं, कई रिलेशनशिप्स होती हैं जिनके कारण भाई हस्बैंड वाइफ में नहीं कंपैटिबिलिटी है, डिवोर्स नहीं लेंगे कि लोग क्या कहेंगे, है ना. कहीं घूमने नहीं जाएंगे कि लोग क्या कहेंगे, पास में नहीं बैठेंगे कि लोग क्या कहेंगे. तो मतलब बहुत सारी चीजें हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग करते हैं. नॉट एवरीवन विल लव यू. यू केयर अबाउट व्हाट अदर people think of you because you want them to approve you. You assume the best way to do that is to avoid making waves. As a result, you may spend your whole life trying to be a perfect person, hoping to be loved. तो आप क्या चाहते हो कि लोग मुझे, क्यों आप लोगों के की पड़ी होती है आपको, क्योंकि आप चाहते हो कि लोग मुझे एक्सेप्ट करें, मैं जहाँ हूँ मुझे अप्रिशिएट करें, मुझसे कहें कि मैं बहुत अच्छा हूँ. तो ये एक तरह का हमें बचपन से ही बताया जाता है कि पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड, कि आप जहाँ जाओ लोगों को प्लीज करो, है ना भाई. तो जब हमें स्पेशली लड़कों को, लड़कियों को आज भी और पहले भी ये सिखाया जाता था कि भाई जो जैसे बड़े कह रहे हैं झुक जाओ, चाहे वो कैसे भी कह रहे हैं, भाई आपका काम झुकना है. तो वो उसके कारण पीपल, उनके दिमाग में आ जाता था कि जो ये लोग कह रहे हैं ठीक है मैं मान लूंगा या मान लूंगी. और वो धीरे धीरे उनकी अपनी आइडेंटिटी खोती जाती है, और वो इतना अंदर से दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन वो अपनी बात कह नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है सोसाइटी क्या कहेगी, है ना. और वो अप्रिशिएट कर रहे हैं, वाह वाह आपका लड़का तो बहुत अच्छा है. वो लड़का उसी कारण, सिर्फ कि ये अप्रिसिएशन सुनने के कारण ही वो काम कर रहा है, जबकि अंदर से उसको मन नहीं है. ऐसा ही लड़की को भी मन नहीं है, लेकिन सिर्फ वो पीपल प्लीजिंग करते जाते हैं, और कि लोग क्या कहेंगे, या लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए हम ये सब चीज करते जाते हैं. However, it is usually doesn't work. No matter how great you are, some people won't. अब ऐसा कभी होता नहीं है. जितने ये सोसाइटी में लोग होते हैं, वो कोई ना कोई आपको कह जाएगा आके कि भाई आप, कई मैंने लोगों को देखा है कि कई उनके लड़के बहुत अच्छे होते हैं, है ना, बेचारे इतना सेवा कर रहे हैं, इतनी सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कहीं से पेरेंट को कोई ना कोई परेशानी हो गई कि नहीं ये ऐसा नहीं है. या उनकी जो डॉटर इन लॉ है वो बहुत कर रही है, और कहीं ना कहीं कह ही जाएंगे कहाँ करती है ऐसा कुछ. तो ऐसा कुछ नहीं है. कोई ना कोई तो आपसे कुछ ना कुछ गलत बोली जाएगा, या कुछ ना कुछ आपकी भी कमियां निकाली दी जाएंगी. तो ऐसा नहीं है कि आपको हर कोई लाइक कर देगा या हर कोई डिसलाइक कर देगा. तो ऐसा कुछ नहीं है. ये अगर आप अपने मन की भी करेंगे तो भी कोई ना कोई आपको लाइक करेगा, है ना, और कोई ना कोई डिसलाइक करेगा. और आप अब दूसरों की मन की करेंगे तो भी कोई ना कोई लाइक करेगा और कोई ना कोई डिसलाइक करेगा. तो इसलिए बेटर है कि आप अपने मन की और अपने इमोशंस पर ध्यान देकर अपनी हिसाब से चीजें करें. क्योंकि उन्होंने अपनी तरीके से सीखा है तो वो अपनी तरीके से सोचेंगे. हर पर्सन का अपना पर्सपेक्टिव है, उनके तरीके से आप नहीं ढल सकते हो, है ना. किसी का तरीका है कि भाई इस तरह का ही इंसान होना चाहिए, और आप उनके सांचे में कभी हर किसी के सांचे में फिट नहीं हो सकते हो. Thus, if you base your self-worth on what people think of you, you will always be in mercy. तो अगर आप ये हमेशा यही सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, या लोगों को अच्छा लगना चाहिए, मैं अच्छा लगना चाहिए, और
जो मैं कर रहा हूँ उसको अप्रिशिएट करें, वो मुझे अप्रूव करें, मुझे कभी भी ऐसा ये ना सोचे कि मैं गलत हूँ। तो इस तरह से अगर आप यही करते रहेंगे, लोगों का अप्रूवल ही चाहेंगे, तो कभी ना कभी आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको ये लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इतना किया लोगों के लिए, लेकिन इतने एज पर आके उन्हें लगता है कि ये मैंने, अगर मैं रिवाइंड करूँ अपनी बैक लाइफ, तो मैं चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने लिए कुछ अच्छा नहीं लिया किया, क्योंकि मुझे फिर लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया। तो ऐसा होता ही है कि अगर आप बहुत ज्यादा पीपल प्लीजिंग में लोगों के हर चीज को बस झुक के करे जा रहे हैं, तो आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। By trying so hard to be loved by everyone, you risk living a dull life in which you are unable to express your personality. बिल्कुल ठीक कहा है, ऐसा मैंने होते हुए देखा है बहुत क्लोजली, कि अगर आप लोगों के बारे में ही सोचते रह जाएंगे तो आपकी पर्सनालिटी शैटर हो जाती है। आप वो होते ही नहीं हो जो एक्चुअल में हो, है ना। आप जो इतने अच्छे, मैंने पढ़े लिखे लोगों को भी देखा है, इतने अच्छे लोगों को देखा जो लोगों के सिर्फ इसमें ही कि सोसाइटी अप्रूव करेगी, ये सोसाइटी को अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं इसके हिसाब से काम करता जाता हूँ, उसके हिसाब से काम करती जाती हूँ, और वो कुछ आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लोगों की ही सोच में ही दुनिया निकाल दी, अपना टाइम निकाल दिया, है ना। यू एंड अप मिमिकिंग योर, या तो आप दूसरों की तरह से अपने पेरेंट के कहने के अनुसार चलते रहे, फ्रेंड्स के अनुसार चलते रहे, रिलेटिव्स के अनुसार चलते रहे, तो आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन तो कभी बन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई ना कोई तो उसमें से आपको डिसलाइक करेगा, बल्कि अपनी भी कोई वैल्यू और अपनी भी कोई पर्सनालिटी नहीं बना पाएंगे, है ना। तो इसलिए लोगों को प्लीज करना, लोगों के बारे में सोचना इतना ज्यादा छोड़ दें, अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करें, अपने को ग्रो करें। आपके लोग पीछे अपने आप आएंगे, जब आप ग्रोथ करेंगे, अपने आप आगे बढ़ेंगे। कहते हैं ना, कुछ चीज सक्सेस के, जब आप सक्सेसफुल होते हो, लोग आपके पीछे अपने आप आते हैं। तो इसलिए अपनी ग्रोथ करिए, लोगों को कहते हैं ना खुश करने की कोशिश ज्यादा मत करिए। वॉट पीपल थिंक ऑफ यू इज नन ऑफ योर बिजनेस, है ना। लोग क्या सोच रहे हैं ये आपका सोचने का कुछ नहीं है ना। तो आप लोगों की सोच पर कुछ कहते हैं ना, कुछ उनकी सोच को रोक नहीं सकते हो, जो उन्हें सोचना है उन्हें सोचने दीजिए, है ना। और आपका क्या है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करें, है ना, कि आप क्या कर सकते हैं, आप अच्छे से अच्छा क्या कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलना, ना तो ऑथर बोल रहे हैं, ना ये मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों को की डिसरिस्पेक्ट करें, आप उनको रिस्पेक्ट ना करें, रिस्पेक्ट करें, लेकिन लोगों के हिसाब से, लोगों के कारण अपनी लाइफ को कहते हैं ना पीछे ना करें। जो आपका अपना सेल्फ है उसको आगे लेकर आए, सिर्फ लोगों को प्लीज करने में, है ना, कि आप ना लगे रहें। रिमेंबर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल सच एज प्रेसिडेंट एंड स्टेट्समैन एंड वुमेन आर ऑफन हेटेड बाय मिलियंस। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, आपने देखा ही होगा कि मीडिया में इतने लोग हैं, उनको भी ट्रोल किया जाता है, उनको भी खराब बोला जाता है, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए, चाहे आप प्रेसिडेंट बन जाए, चाहे आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो या सक्सेसफुल आदमी हो, उनको भी ट्रोल किया जाता है। तो ऐसा मत सोचे कि सिर्फ आपको ही ट्रोल कर रहे हैं या आपको ही कुछ गलत है। तो इसलिए ये तो लाइफ में लगा रहेगा, लेकिन आप आगे बढ़े। Therefore, don't make it your personal mission to change people's image of you. People are entitled to their belief and values, and they have the right to dislike you. They are free to interpret your action and behavior through their own filters. Part of your personal growth is to accept you don't have to be liked by everyone, and finally you can be yourself. तो यही मैंने बोला कि आपका काम नहीं है लोगों को लाइक कराना, क्योंकि लोगों के अपने पर्सनल डिसलाइक लाइक होते हैं, किसी को आप अच्छे लगेंगे, किसी को नहीं लगेंगे। तो जिसको नहीं लग रहे हैं, तो आपका ये काम नहीं कि आप उनको हमेशा यही सोचते रहो कि मैं इसको कैसे खुश कर दूं, कैसे उसकी अपने लाइफ में वैल्यू बढ़ा दूं। वो कभी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसका जो माइंड सेट है उसके हिसाब से आप नहीं हो सकते। तो आप कोशिश मत करें, अपनी ग्रोथ पर, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी सक्सेस पर ध्यान दें। हाउ टू यूज दिस इमोशन टू ग्रो, है ना। अब ये इमोशन हम कैसे अपनी ग्रोथ में ले जा सकते हैं। Being overly self-conscious means you have a distorted view of the way people perceive you। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं अपने को लेकर कि लोग क्या कहेंगे, तो आपको अपने बारे में कहीं ना कहीं कहते ना, आपने अंडर रेट कर रखा है अपने बारे में, आप बहुत कॉन्शियस हैं। यू आर अटैच टू अ सेल्फ इमेज यू वांटेड टू प्रोटेक्ट, या फिर आप चाहते हैं कि मेरी एक ऐसी इमेज बने, और जैसी इमेज है वो, जैसी मैंने बनाई है वो बनी रहे। मैं ऐसा अच्छा इंसान हूं, तो मैं ऐसा अच्छा ही बना रहा हूं, भले ही मैं कोई गलती ना करूं, किसी से अपशब्द नहीं बोलूं, किसी की अपनी जब कोई मुझे टॉर्चर भी कर रहा है तो मैं अपनी आवाज ना उठाऊं। तो ये सब चीजें आपने जो इमेज बनाई है उसी में आप बन के रहना चाहते हैं। तो आपको टू स्टॉप बीइंग सो, अभी जो आपको इतने सेल्फ कॉन्शियस हैं उसके लिए आपको दो चीजें करनी है, वो बता रहे हैं।
पहले चेंज योर इंटरप्रिटेशन ऑफ द वे पीपल परसीव यू। पहले तो अपना जो इंटरप्रिटेशन है कि आपको लोग कैसे देखते हैं उसे बदलिए, है ना। तो इट इज असेंशियल फॉर यू टू redefine your relationship with other person. This is entails realizing that in general people don't care about you and you don't care about people. तो आप हमेशा ये सोचिए कि जो आपका रिलेशनशिप है लोगों के साथ, उसमें ये सोचिए कि आपके बारे में लोग कुछ नहीं सोचते और आपको कोई जरूरत नहीं है उनके बारे में सोचने की कि वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो उसके लिए आपको क्या एक्सरसाइज करनी है, उसमें ये करनी है कि आपको दिस एक्सरसाइज जिससे कि आपको समझ में आएगा कि जो बहुत कंसर्न पर्सन है वो रियली कंसर्न है या नहीं। चूज वन पर्सन यू नो, इट माइट बी अ फ्रेंड, एक्वेंटेंस और कुलीग। तो आप एक पर्सन को चूज करिए, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका कोई जान पहचान का हो सकता है, या आपका कोई कुलीग हो, है ना। आस्क योर सेल्फ हाउ ऑफन यू थिंक अबाउट दैट पर्सन इन योर डेली लाइफ, है ना। तो आप अपने बारे में आप अब सोचिए कि आप मान लीजिए आपने एक अपना फ्रेंड लिया, तो आप कितना कितना सोचते हैं उसके बारे में, अपने से क्वेश्चन कीजिए। नाउ पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ दैट पर्सन, हाउ मच यू imagine he or she thinks about you during an average day, how much does he or she keep track of you, what you do or say, what do you think he or she is worrying about right now। अब आप सोचो, मेरा फ्रेंड है ए है और मैं बी हूँ। अब मैंने ए के बारे में सोचा, क्या वो मेरे बारे में रोज सोचता होगा, क्या वो मेरे बारे में रोज मुझे मैसेज करता है, क्या वो मुझे रोज मेरे को ट्रैक करता है मैं किधर जा रही हूँ, किधर आ रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, क्या वो, मतलब आप सोचिए क्या वो ऐसा वो सोच रहा है मेरे बारे में। तो रिपीट दिस प्रोसेस विद एटलीस्ट 2 मोर पीपल। पहले आप ए के बारे में सोचिए, फिर बी और मैं बी हूँ, फिर सी और डी के बारे में सोचिए, 2 और लोग लीजिए, क्या वो सोच रहे हैं, कोई एक्सटेंडेड फैमिली ले लीजिए, या मान लीजिए अपना हस्बैंड ही ले लीजिए, तो क्या वो अपने बारे में आपके बारे में इतना कॉन्शियस है कि आप कहाँ जा रही हो, किधर जा रही हो, कितना बजे खा रही हो, क्या कर रही हो, या आपको मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ है। तो सोचिए। As you do this exercise, you will probably realize other person are simply too busy to think of you often। तो अब आपको जब आप लोगों के बारे में सोचेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा है ना। क्योंकि सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं या अपने अपने काम में इतना बिजी है कि आपके आपके पास सोचने के लिए टाइम नहीं है। और आप ये सोच रहे हो कि वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट चीज ये एक्सरसाइज करके देखिए, तब आपको रियलाइज होगा कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा है। अब सेकंड एक्सरसाइज है रियलाइजिंग यू डू नॉट केयर। अब आपको ये रियलाइज करना है कि आप भी केयर नहीं कर सकते हो। you are not that concerned about other people's what about other people either। the following exercise will make you realize it। और आप भी लोगों के बारे में नहीं सोचते हो, ये आप देखिए कि ये एक्सरसाइज करिए, तब आपको समझ में आएगा। go through your day and try to remember all the people you met or interacted with। It might be the waitress or the customer in the restaurant you lunched in, the people you saw on the street and so on। तो आप आज जितने भी लोगों से मिले दिन में, सुबह से लेकर शाम तक, उनके बारे में सोचिए, चाहे वो एक कोई वेटर हो या कोई आपका कोई कस्टमर हो, सबके बारे में सोचिए जो दिन भर में आपसे मिले। Ask yourself how much you thought about these people prior to this exercise। You probably didn't think of them at all, did you। अब आप सोचिए कि क्या आपने उनके बारे में सोचा, वो आए चले गए, आपका बस हो गया काम, लेकिन क्या आपने उनके बारे में लंबा सोचा कि वो क्या कर रहे थे, क्या कैसे कपड़े पहन के आए थे, क्या देख रहे थे, उन्होंने क्या ऐसा किया, कुछ नहीं सोचा आपने। तो फिर आप कैसे सोच रहे हो कि लोग आपके बारे में सोचते हैं, आप भी नहीं सोचते हो किसी के बारे में। एज यू कैन सी यू डोंट रियली हैव टाइम। तो आपके पास भी कोई टाइम नहीं था उनके बारे में दिमाग लगाने का, कौन आया कौन गया। सिंपल एक कस्टमर आया, आपका सामान लिया चला गया, कोई एम्प्लॉय था उसको आपने काम दिया वो चला गया, आपने ये तक नोटिस नहीं किया कि उसने क्या पहना है, क्या क्या शूज पहने, कुछ भी कुछ चीज नहीं देखी, आपने सिर्फ काम किया क्योंकि आप अपने काम में इतने इनग्रॉस्ड हो, वो अपने काम में इतना इनग्रॉस्ड है, किसी ने किसी को नहीं देखा, बस अपना अपना काम किया और चल दिए। और हमें ये लगता है कि लोग हमें देख रहे हैं, ना हम देख रहे हैं ना वो देख रहे हैं, बस हमारी सोच इस तरह से हमने बना ली है। इट्स नॉट टू से दैट यू हैव नो कंपैशन और आर सेल्फिश जर्क, यू आर मियरली बीइंग ह्यूमन। अब आपसे कोई ये नहीं कह रहा है कि लोग आपके बारे में नहीं सोचते या आप नहीं सोचते किसी के बारे में, पर आपके पास टाइम नहीं है इतना कि लोगों के बारे में हर चीज देखे कि ये कर क्या रहा है, या अच्छा इसने ऐसे बोला तो कैसे बोला। तो मतलब आप सब बिजी हैं, हम सब बिजी हैं अपनी अपनी लाइफ में, इसलिए किसी को किसी चीज के लिए बुरा नहीं मानना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, पर ऐसा ही है। और हम कितना सोचते हैं और हम अपनी चीजों को करने से रुक जाते हैं औरों की वजह से, जबकि कोई को किसी से मतलब ही नहीं है। स्टॉप बीइंग ओवरली अटैच टू योर सेल्फ इमेज। अब अपनी जो इमेज बनाई है ना, जो मैंने बोला कि हमने ऐसी इमेज बना लिया, अरे बाबा हम तो हर को लाइक, सब लोग मुझे लाइक करते हैं, ये वाली जो इमेज है उससे आप अटैच मत होइए। इफ यू अगर क्योंकि आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं, है ना, अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपको बहुत ही
गुड बुक्स में रहें आप हमेशा सबकी, और सब सब आपको लाइक करें, सब आपको अप्रिशिएट करें, तो आप क्या कर रहे हैं कि अपनी इमेज को ही, अपनी जो सेल्फ, अपने को ही कहीं ना कहीं डाउन कर रहे हैं, अगर आप इस तरह से करते हैं तो अपनी जो सेल्फ इमेज जो आपने बनाई है ना, इसको लेट गो करें, ये कहीं काम में नहीं आने वाली है। राइट डाउन ऑल द थिंग्स यू आर अफ्रेड टू बी जज्ड ऑन। आप वो वाली सब चीजें लिखिए लिखिए जिसके लिए आप जज होने से डरते हैं। हो सकता है किसी को लगता हो कि कोई मुझसे कहेगा अरे तुम बहुत गुस्से वाले हो, तुम्हें बोलना नहीं आता है ना, तुम्हें किसी से बात करना नहीं आता, तो ये सब सुनेंगे तो आप, कभी कभी कई लोग मैंने देखे हैं मेरे आसपास भी हैं जो ये सुन भी नहीं सकते कि भाई किसी ने उससे बोल दिया कि आपको बोलना नहीं आता। तो ठीक है, किसी को ये कभी कभी लग सकता है, जब हम अपनी कोई बात कहते हैं तो लग सकता है, तो बोलने दीजिए, है ना। तो क्या ये आपके दिमाग में ऐसा है ना। और कोई फालतू की चीज है, हो सकता है कोई सिली चीज भी हो सकती है ना। और ये देखिए कि आप क्यों इतनी केयर कर सकते हैं, फिर दूसरी चीज लिखिए, है ना, क्यों इतनी केयर करते हैं, क्या बात है कि आप इतना इन्वॉल्व रहते हैं कि कोई आपसे कुछ कह ना जाए, आपकी जो इमेज है वो कहीं डाउन नहीं हो जाए, ऐसा क्यों लगता है आपको। आप क्या चीज को बचाना चाहते हैं, क्या चीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, है ना। डू पीपल बिलीव यू आर स्मार्ट और यू आर अफ्रेड यू कांट लिव अप टू दैट इमेज। तो अगर आपको लोग ये सोचते हैं बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है, और आप कोई बेवकूफी की बात कह गए तो कई लोग मुझे ये कहेंगे कि अरे ये तो ऐसा बेवकूफ भी है। तो इतनी सेल्फ, आपने इतनी इमेज को इतना वो क्यों कर रखा है कि आप उसको हटा नहीं सकते, जाने दो भाई, आप अपना जो सेल्फ है उसको कभी तो दिखाओगे, और अगर नहीं दिखाओगे तो कभी ना कभी आपको दिक्कत होगी उससे। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कोई मुझे रिजेक्ट नहीं करे, कोई मुझे ये ना बोल जाए ये फालतू है। आपने एक इमेज में रहते हो आप, कई लोग मैंने देखा है वो इमेज बना के रखते हैं, फिर वो खुद ही उस इमेज के कारण इतने परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो इमेज बनाई है उसे जाने दें, जो आपका सेल्फ है उसे दिखाएं। दिस exercise will bring awareness to the things you are worrying about and will help you to address them. In addition, don't forget to complete the exercise mentioned in the section letting go of your image emotion. तो फिर वो बोल रहे हैं कि जो वर्कबुक में भी एक्सरसाइज है उसे भी करें। Finally, remember people will always interpret your words and action based on their values and beliefs. इसलिए हमेशा याद रखें, जो आप जो एक्शन कर रहे हो ना, मान लीजिए मैं किसी से कितना भी अच्छा बोल रही हूँ, कितने भी अच्छा एक्ट कर रही हूँ, लेकिन जो उन्होंने समझा हुआ है, उनकी जो वैल्यू है सामने वाले की, उनका जो बिलीफ है वो अपने अकॉर्डिंग समझा है। हो सकता है उसका ये बिलीफ है भाई ये बहुत प्यार से बात कर रही है, तो हो सकता है इसका कोई अंदरूनी कोई मतलब है, तो वो आपको वैसे ही देख रहा है, तो वो आपको सोचेगा ये तो बहुत सेल्फिश है, ये तो बहुत मैनिपुलेटिव है, तो छोड़ दीजिए सोचना कि वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, आप अपना काम करिए, है ना। तो इसलिए आप अपनी पर्सनैलिटी को शाइन करवाइए, अपने को कहते हैं ना किसी की और के अकॉर्डिंग वैसा मत बनिए कि वो चाहता है तो मैं ऐसी बन रही हूँ, वो चाहता है, वो ऐसा चाहती है तो मैं ऐसा बन रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग बनिए, जैसे आप हो, जैसे आप एक्चुअल में हो। जब आपका एक्चुअल सेल्फ आता है ना, तब वो पर्सनैलिटी अलग ही होती है, जब आप दूसरे के अकॉर्डिंग होते हो वो अलग होती है। तो इसलिए, और वो जब दूसरे के अकॉर्डिंग आप चल रहे होते हो वो उसमें कभी खुशी और शांति और नहीं मिल रही होती, तो आप कहीं ना कहीं टेंशन और परेशानी में होते हो, तो इसलिए उस चीज को हटा दें। तो इन्होंने वही कहा है कि ये एक्सरसाइज करें जो बुक सेक्शन उसमें है, ये हम बाद में करेंगे। हम नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं, चैप्टर नंबर 24, जिसमें रिजेंटमेंट, मतलब किसी को आपको किसी के लिए बहुत गुस्सा है, मतलब आपको चिढ़ है, किसी से रिजेंटमेंट है, तो वो इमोशन आप कैसे निकालें। ये बहुत अच्छा है, इन्होंने हमें स्ट्रेस के बारे में बताया, वरी के बारे में बताया, कैसे एक एक छोटे छोटे इमोशंस को वो ले रहे हैं। और ये है रिजेंटमेंट की, हम किसी ने हमसे कुछ कह दिया तो हमें किसी पर गुस्सा आ गया, तो वो कैसे निकालें। या किसी से बहुत चिढ़ है हमें, किसी ने हमें बहुत टाइम तक कुछ परेशान किया है तो रिजेंटमेंट है, तो वो कैसे निकालें। तो इसके लिए ये इन्होंने कोट दिया है डेल कार्नेगी का, जिसमें बुक में से है हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। इवन इफ वी कांट लव आवर एनिमीज, लीस्ट love ourselves. Let's love ourselves so much that won't permit our enemies to control our happiness, our health and our looks. वो बोल रहे हैं कि अगर हम अपने दुश्मनों को प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम अपने आप को तो प्यार करें, इतना प्यार करें कि कोई भी हमारी जो शांति है, हमारी जो हैप्पीनेस है, हमारी जो हेल्थ है, हमारी जो लुक्स है, वो कुछ कोई ना बिगाड़ सके। सिर्फ हमें अपने आप से इतना कॉन्फिडेंस और इतना प्यार होना चाहिए। बहुत अच्छा कोट है ये डेल कार्नेगी का। जब आप किसी पर रिजेंट करते हो, किसी को आप लाइक नहीं करते हो, किसी पे गुस्सा होते हो, तो यानी कि आपको इसलिए गुस्सा होता है क्योंकि किसी ने आपके अकॉर्डिंग बिहेव नहीं किया होता है जैसे आप चाहते हो, है ना। या तो उसने कोई प्रॉमिस को ब्रेक किया होता है, या आपके अकॉर्डिंग जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, है ना, उसने आपने कुछ किया किसी के लिए लेकिन उसने वो रिटर्न नहीं किया, तो आप बहुत दुखी एकदम
मतलब परेशान हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, है ना, या जो आपको आपने किसी को कुछ दे दिया अपना तो और वो उसने डिलीवर नहीं किया, आपको लौटाया नहीं, तो इसलिए आप गुस्सा हो। तो कई चीजें आपने किसी के लिए बहुत किया, लाइफ में बहुत किया, और उसने वो रिटर्न नहीं दिया, तो इसलिए आप कभी कभी क्रोध में आ जाते हो, रिजेंटमेंट हो जाता है आपको उस पर्सन से, कहते हैं ना, नफरत सी हो जाती है कभी कभी। आप गुस्सा, मतलब हर चीज से ना चिढ़ सी हो जाती है। तो ये बहुत ज्यादा बढ़ती भी जाती है कभी कभी विद लाइफ में। आपको सालों पुराना किसी ने आपसे कुछ किया हो, कुछ उधार लिया हो, कोई परेशानी, कुछ किसी ने आपके अगेंस्ट कुछ किया हो, वो चीज नहीं रिटर्न की हो, कोई फ्रेंड हो कि आपने अपने फ्रेंड के लिए इतना किया, उसने नहीं किया, वो बहुत सालों तक बढ़ता जाता है, और फिर आप उससे कांटेक्ट भी छोड़ देते हो कि भाई ये मेरे लायक नहीं है, लेकिन आपने कभी उसे कम्युनिकेट नहीं किया होता है कि क्यों मैं तुमसे गुस्सा हूं, या मैं तुमसे क्यों नाराज हूं, उसे बताया ही नहीं कभी ना, और वो चीज को लेकर आप आगे बढ़ते रहते हो, है ना। तो हम, ये हमारा भी कम्युनिकेशन का कभी कभी फॉल्ट होता है कि हम वो रिजेंटमेंट अपने अंदर बनाए रखते हैं, और हम सामने वाले से बता ही नहीं पाते कि उसके कारण ये मेरे अंदर ये बना, और मैं उससे, आपने रिश्ता भी तोड़ दिया उससे, आपने कभी कभी किसी बॉस से भी हो जाता है, किसी कोलीग से भी हो जाता है, ये है ना, अपने रिलेशन में हो जाती हैं ऐसी चीजें कि आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाए और उससे रिश्ता भी तोड़ दिया, है ना। दैट इज वेन यू डिडंट टेल देम हाउ यू फेल्ट हर्ट, क्योंकि आपने बताया ही नहीं कि आपको कितना दुख हुआ, आपको कहीं अंदर तक चुभा उनका कुछ भी करा हुआ, है ना। आप बस आपने अज्यूम कर लिया कि वो क्यों नहीं समझ पाए, है ना, और उसे तोड़ दिया, जबकि हो सकता है वो सामने वाले का वो इंटेंशन ना रहा हो, और पर आपने भी कभी उसे बताया भी नहीं, है ना, कि और ना ही आपने उसको फॉरगिव किया, ना ही वो रिजेंटमेंट को निकाला, अभी तक आप याद अंदर लेके बैठे हो, भाई इस तरह से उसने किया, उसने, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, फॉरगिव भी नहीं किया। तो नेल्सन मंडेला का कोट है कि रिजेंटमेंट इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड देन होपिंग इट विल किल योर एनिमीज। कितना अच्छा है कि आप खुद एक जहर पी के बैठे हो, है ना, और सोच रहे हो कि वो आपके दुश्मनों को उड़ा देगा, किसी ने आपको अब्यूज किया, है ना, तो आपने वो उसका रिजेंटमेंट लेके बैठे हो। जैसे लुइस हे ने बताया था कि उनको किसी ने रेप किया था, लुइस हे को, तो उनका इतना रिजेंटमेंट, जो इतना गुस्सा था, वो कैंसर में बदल गया। तो आपने वो जहर को अपने अंदर ही कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर लिया, और वो बीमारी बनकर आ गया। तो इसलिए वो किसी और पर असर नहीं डालेगा, किसी और को कुछ खराब नहीं करेगा, वो आपके अंदर ही जहर कहीं ना कहीं पैदा कर रहा है, तो इसलिए वो कहीं वर्क नहीं करता। जब भी आपको किसी के लिए रिजेंटमेंट हो, कम्युनिकेट करिए, फॉरगिव करिए। जब तक आप नहीं करेंगे, वो आपके अंदर ही कहीं ना कहीं रहेगा, और कहीं ना कहीं कुछ अलग तरह से वो मैनिफेस्ट होगा। As with any other emotion, resentment will grow in intensity following the formula of interpretation. और सेम जैसे हमने हमारा इमोशन जैसे ग्रो होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन बन जाता है, ऐसे जैसे हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, किसी ने हमसे कुछ भी कहा, गुस्से वाला कोई चीज कहा जिससे हमें गुस्सा आया, है ना, हो सकता है वो ये जिस तरह से हमने उसको इंटरप्रेट किया, फिर उसे आइडेंटिफाई किया अपनी लाइफ में, फिर रिपीट किया, तो वो स्ट्रॉन्ग इमोशन बन गया। तो यू कैन रिजेंट समवन फॉर ईयर्स फॉर अ रेदर, और कई बार तो आप किसी को इतना रिजेंट करते हो, सालों साल लगा देते हो। कई बार मैंने देखा है कि बेटे ने फादर से कुछ कहा, और फादर ने सालों लगा दिया कि भाई मैं इससे कभी बात नहीं करूंगा, ये मेरे मरने पर भी नहीं आए। और कई बार कोई बच्चा भी होता है, वो भी इस तरह से करता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे इस तरह से ट्रीट किया, मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। तो उसका कोई, कभी कभी इनसिग्निफिकेंट होती हैं ऐसी चीजें कि छोटी छोटी इश्यूज होते हैं, छोटे छोटे इश्यूज पर इतनी रिजेंटमेंट हो जाती है, जिसको आपने कभी कम्युनिकेट नहीं किया, कभी बैठ के प्यार से बात नहीं करी, और आप कुछ और ही लेवल पे ले गए। कभी कोई चीज मिसकम्युनिकेट भी हो जाती है, किसी और चीज, किसी और एंगल, हमने किसी और एंगल से बोला, सामने वाले ने किसी और एंगल से समझ लिया, तो आपने बैठ के फिर बात नहीं की कि ये एक्चुअल में ये बोलने का तरीका ये था, और ये इसका ये था। हम वो कितना उसको अपनी तरह से ही सोच लेते हैं, नहीं नहीं इसने तो ऐसे बोला होगा, इसने ऐसे बोला होगा, और फिर उसका दुख मना के बैठे रहते हैं, उसका रिजेंटमेंट सालों साल तक अपने जीवन में रखते हैं, उसको कहते हैं ना, अंदर अंदर घुलते भी रहते हैं। तो वो अंदर अंदर जब आपको बार बार सोच रहे हो, आप रीलिव कर रहे हो, उस मोमेंट को बार बार रीलिव कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं बीमारी के रूप में भी आ जाता है ना। तो इस तरह से हमें नहीं करना है। लेट्स से वन ऑफ योर फ्रेंड बिट्रेड यू by not inviting you to a party. In your mind, your friend truly betrayed you and deeply resent him for him. But you can't stop thinking, how could he do that to me? The thought consumes you for a week. Decide you to cut ties with him. Months later, you are still resenting him. Notice that the event is itself isn't upsetting. What creates resentment is your interpretation of the event. अब बहुत छोटा सा उन्होंने एग्जाम्पल दिया, वाकई ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि किसी ने किसी फ्रेंड ने
आपका फ्रेंड भी था, औरों का मतलब आपका एक कॉमन फ्रेंड था कई फ्रेंड्स के बीच में, उसने आपको नहीं बुलाया पार्टी में, सबको बुला लिया। तो आपको गुस्सा आ गया, भाई मेरे को ही इनवाइट नहीं किया और इसने सबको किया, आपने उससे भी नहीं बोला कि भाई तू मुझे भूल गया, और महीनों सालों तक उसको फ्रेंड से आपने फ्रेंडशिप तोड़ दी, और आप महीनों तक वो अंदर लेके बैठे, भाई मेरा इतना अच्छा फ्रेंड था, सबको बुला लिया और मुझे नहीं बुलाया। तो एक्चुअल में इंटरप्रेट करोगे तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, ठीक है नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, तो लेकिन आप इतना बुरा मान के बैठ गए, है ना। तो हो सकता है, अब आपको उन्होंने ऑप्शन दिया कि हो सकता है कि बाई चांस उसके फ्रेंड, आपके फ्रेंड के दिमाग में निकल गई, या आपके फ्रेंड ने ये अजूम कर लिया कि बिना मेरे से कहे भी तो आ सकता है, ऐसा क्या बात है कि मैंने, ऐसा होता है कई बार जब फ्रेंडशिप बहुत क्लोज होती है तो बहुत इनविटेशन की जरूरत नहीं होती है, हम बिना सोचे भी सोच जा सकते हैं कि भाई उससे काम होगा तो चलो हम ही चलते हैं, है ना। लेकिन हमने बुरा मान लिया, तो इसको बहुत तरह से आप सोच सकते हो, है ना, और आप उसको ये भी ले सकते हो कि शायद वो भूल गया और फ्रेंड भी ये सोच रहा हो कि भाई इसको भी समझना चाहिए था मेरा, इसको आके 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 पूछना चाहिए था कि भाई ला मेरे लिए क्या काम है, मुझे बता दे, अपने आप आ जाएगा ये मेरे साथ क्योंकि मेरा इतना अच्छा फ्रेंड है। तो और हम उसको किसी तरह से ले रहे हैं, वो किसी तरह से ले रहा है, और इतना मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और फिर हमने कोई कम्युनिकेशन नहीं किया, और उसके बाद उसे लेकर हम सालों तक बैठे रहे कि भाई ये इसने ऐसा किया तो कैसा किया, है ना। द डेंजर ऑफ लेटिंग रिजेंटमेंट बिल्ट अप, often what adds fuel to the fire is your inability or unwillingness to confront the people you resent, क्योंकि आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं करते हो, लोगों से बात नहीं करते हो कि भाई अगर वो फ्रेंड हमने लेकर बैठे रहे, उस फ्रेंड ने भी कम्युनिकेट नहीं किया क्योंकि वो कुछ और सोच के बैठा, ये कुछ और सोच के बैठा, इतनी बड़ी फ्रेंडशिप, इतनी जो सालों की फ्रेंडशिप थी आप तोड़ दिया थी छोटी सी बात पर, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम कम्युनिकेट करेंगे तो शायद और लड़ाई बढ़ जाएगी, बड़ा इश्यू हो जाएगा। ऐसे हस्बैंड वाइफ में भी होता है कि हस्बैंड नहीं कम्युनिकेट कर रहा है, वाइफ नहीं कम्युनिकेट कर रही, कोई बात नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और बढ़ेगी बात पर। ऐसा नहीं है, आप कम्युनिकेट जितना करते हो, लड़ाई हो सकता है जब इशू उस समय हुआ होता है तो हो सकता है कि उस समय वो बड़ा रूप ले ले, 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जब मामला ठंडा हो जाए, तब तब जाके प्यार से आप कम्युनिकेट करेंगे, तब जाके पूछेंगे, तो वाकई कुछ ना कोई सॉल्यूशन मिलेगा जो आगे के लिए वो बन जाएगा, चाहे फ्रेंड हो, चाहे स्पाउस हो, चाहे कोई रिलेटिव हो, कि कुछ ना कुछ इस तरह से अब आगे नहीं होगा तो वो चीजें नहीं बढ़ेगी। तो इन तो आप अपने माइंड में बार-बार रिविजिट करने की जगह आप लोगों से कहिए, लोगों से बात करना शुरू करिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है अपने इर्द-गिर्द, इधर-उधर फ़ोन उठाया, दूसरे से कहा, फ़ोन उठाया, दूसरे से कहा कि उसने मेरे से ऐसे कहा, उसने मुझसे ऐसे बोला, ये कहा, वो कहा। अपने सबके बारे में लोग बार बात कर रहे होते हैं, लेकिन जिस पर्सन का इश्यू है उसी से जाके नहीं बोल रहे होते हैं। तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि उससे बोलने में तो या तो डर है, या वही सेल्फ इमेज सैबोटेज है कि वो क्या सोचेगा मेरे बारे में कि मैं इस तरह से सोच रही हूँ उसके बारे में या सोच रहा हूँ उसके बारे में। लेकिन आपका फर्स्ट जो बोला जाता है, जो रिलेशनशिप को अच्छा कर सकता है, वो है कि आप उसी से कम्युनिकेट करिए कि उससे क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है उस समय उसको खराब लगे कि भई आपको ये बात मेरी खरा जैसे आपने बोला कि मुझे आपकी ये बात खराब लगी, सामने वाला बोलेगा कि नहीं मैंने तो ऐसे नहीं बोला, लेकिन आपकी बात आप बोल तो देंगे एटलीस्ट। आप 10 लोगों के बोलने की जगह आप वो बार-बार अपनी मेमोरी में, क्योंकि आप 10 लोगों के बोलने के बाद भी आप शांत नहीं होते हो। आपकी मेमोरी में बार-बार ये बात खटक रही होती है, भई उसने मुझसे ये बोला क्यों? तो आप 10 लोगों को बोल रहे हो, अपने माइंड में बार-बार बोल रहे हो, उससे अच्छा उस सामने वाले से बोलो, उस सामने वाले से बैठ के कम्युनिकेट करो, उससे कोई नतीजा निकालो, बजाए किसी के बारे में इतना गुस्सा और रिजेंटमेंट के। How to use resentment to grow. Resentment occurs when you are unstable to forgive and move on with your life. It is result of being attached to what was in the past instead of focusing on what could be in the future. When you experience resentment, you are provided with an opportunity to learn how to forgive and let go, and more importantly, how to love yourself. जब तक आप कहते हैं ना, फॉरगिवनेस हम अब सामने वाले के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, क्योंकि सामने वाले ने जो करना था वो करके चला गया, उसको याद भी नहीं है कि उसने कितना गलत किया आपके साथ, कितना क्या किया। अगर वो इंटेंशनली करता तो वो उसको भी कहीं ना कहीं रिग्रेट होगा, लेकिन कई बार ऐसी चीजें होती है कि सामने वाले को पता ही नहीं है कि उसने इतना अनइंटेंशनली इतना आपकी लाइफ में प्रॉब्लम कर दी। तो अगर आप उसको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में परेशान कर रहा है, क्योंकि बार-बार आप रिविज़िट कर रहे हो उस प्रॉब्लम को, बार-बार जा रहे हो उसकी तरफ। तो बहुत ज़रूरी है कि उसको फॉरगिव करना। अब कई लोगों का मेरे पास एक क्वेश्चन आता है कि फॉरगिव करना हमारे लिए ईज़ी नहीं है। नो डाउट कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपको फॉरगिव नहीं किया जा रहा है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि फॉरगिव करिए, जिससे कि आपकी लाइफ़ बेटर हो, आपका अच्छा हो, आप आगे बढ़ें लाइफ़ में। उस मेमोरी को बार-बार रिविज़िट करने की जगह उस मेमोरी को बार जब आप फॉरगिव कर देते हो ना, हमने इस बुक में पढ़ा था शायद, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में पढ़ा था।
कि नहीं, यू कैन हील योर लाइफ में पढ़ा था कि आप सामने वाले को इतना फॉरगिव करें कि जब सामने वाले की तरक्की हो रही हो ना, तो आपको उसकी तरक्की में खुशी हो। क्योंकि जब हमारा कोई एनिमी या वो दुश्मन सा बन गया होता है ना, जिसके खिलाफ हमें इस तरह का रिजेंटमेंट होता है, तो अगर आपका वो दुश्मन अगर तरक्की कर रहा है और उसकी तरक्की में आपको खुशी मिल रही है, तो आपने वाकई उसको फॉरगिव कर दिया है। तो वो उतना फॉरगिवनेस आप सीखें, उतना तक उतनी दिल से उसको फॉरगिव करें। और कभी कभी तो मैं ये भी कहूंगी कि आपका पास्ट कर्मा था, आपकी पास्ट में आपने उनको परेशान किया था, इसलिए उन्होंने आपको परेशान किया। तो इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज करें, यहाँ पर माफ करके उसे क्लोज करें कि आपने उसको माफ कर दिया। और हमेशा माफी मांगने वाले से माफ करने वाला बहुत ऊंचा होता है, तो इसलिए माफ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। Resentment is here to tell you that you must love yourself and value your peace of mind more than anyone else. Your peace of mind must become more important than being right, take a revenge, or hating someone else. In short, moving beyond resentment is making a declaration of love to yourself so you can move on while at the same time showing compassion to others. तो वही बोल रहे हैं जो मैंने अभी बोला कि आपको बहुत जरूरी है कि आपके माइंड के लिए है, आपके पीस ऑफ माइंड के लिए आप सोच रहे हो मैं रिवेंज लूंगा, मैं बदला लूंगा, ये सब हटा दीजिए। क्योंकि ये आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करेगी। किसी को हेट कर रहे हैं, किसी के लिए बार बार मन में खराब विचार ला रहे हैं, हटा दीजिए, फॉरगिव, लेट गो, और अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करिए। Loving yourself. Paraphrasing Nelson Mandela's word, resentment is a poison you consented to drink. Resentment are the weeds you allow to grow in your garden. When you experience resentment, you believe that someone you were legitimately entitled to was unjustified, taken from you. For instance, it could be someone else's trust, respect, or love. As a result, you feel that as though you have been attacked personally. तो ऐसा ही होता है जब हमारे को कोई, कहते हैं ना, कोई हमें हमारे प्यार को ठुकरा देता है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता है, हमारे भरोसे को तोड़ देता है, हमसे कुछ अपशब्द बोलता है, अब्यूज करता है हमें, तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ गुस्सा, रिजेंटमेंट, क्रोध हमारे अंदर भर जाता है, और वो हमारे अंदर एक पॉइजन की तरह से काम करता है। जो कहते हैं ना, जो हमने खुद अपने आप पिया होता है, लोगों ने इन्वोक किया होता है, नो डाउट लोगों के द्वारा होता है, लेकिन उसको हम कंटिन्यूस पीते रहते हैं, बार बार उस मेमोरी में जाते हैं जब हमें ये धोखा, ये परेशानियां झेलने को मिली होती हैं, अब्यूज मिली होती है, किसी ने हमें टॉर्चर किया होता है इमोशनली, फिजिकली, और हम बार बार उस मेंटल स्टेटस में बार बार जाते हैं, बार बार जाते हैं, और दुख होता है हमें कि भाई उसने हमारे साथ ऐसा लाइफ में क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही होना था। तो उस चीज से बाहर निकलिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी लाइफ में किसी ने धोखा दिया है, किसी के में बहुत ज्यादा होता है, किसी के में कम होता है, लेकिन हर की लाइफ में कुछ ना कुछ आता है जिसमें आपको ऐसा लगता है किसी ने आपको टॉर्चर किया है ना, किसी ने आपको परेशान किया। हाँ, बहुतों की लाइफ में बहुत ज्यादा आता है, तो वो हमारा पास्ट कर्मा सोच के उसे भुलाइए, क्योंकि जो चैप्टर क्लोज भगवान करना चाहते थे वहां पर कर चुके हैं, और आप अगर उसमें रिविजिट कर रहे हैं तो अपना फिर कर्मा बना रहे हैं। कहते हैं ना, कर्म से ही कर्म बनते हैं हमारे। तो आप कहते हैं ना, हमारे जो अगर आप कर्म से ही जो कर्म बनाएंगे, अपने जो प्रारब्ध से प्रारब्ध बनाएंगे, तो आपका फिर दोबारा वो चैप्टर शुरू होगा। तो उसे वहीं क्लोज करिए, वहीं चीजों को माफ करिए, माफ करना सीखिए, जितना माफ कर सकते हैं लोगों को, जितना मन से भुला सकते हैं, उनकी कहते हैं ना, उनकी तरक्की में उनके लिए ब्लेसिंग्स भी भेजिए। कि आपका अगर कोई भी है कि भाई तेरे कारण मेरी इतनी ग्रोथ हुई, मुझे समझ में आया कि भाई ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों से मुझे ऐसे डील करना है, वो चीजें भी मुझे समझ में आई। तो ये सब चीजें आप ऐसा सोचिए कि मैं कितना बेटर पर्सन बना, कि जब मुझे ऐसे लोगों से डील करना आया जो कि मेरा, जिन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया, तो मुझे समझ में आया, मुझे अपनी रिस्पेक्ट बनाना आया, मुझे अपने को प्यार करवाना आया, मुझे अपने ट्रस्ट बनाना आया। तो ये सब मैंने क्यों सीखा, जब मुझे कभी ऐसी चीजें देखने को मिली। तो इसलिए उनको एज अ लेसन मान के फॉरगिव करिए। Resentment will subsist as long as you need for right and getting even in more important than your peace of mind. तो वो ये कि जब तक आप चाहेंगे नहीं कि आपकी पीस ऑफ माइंड कब हो, तब तक आपका वो रेजिस्टेंस बना ही, resentment बना ही रहेगा. It will keep on growing as long as you keep feeding the emotion with thoughts of resentment, and it will remain as long as you repress it. That's why it's important you make your peace of mind a priority and learn to forgive others as well or yourself. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका पीस ऑफ माइंड हो, आप खुश हो, है ना, हमेशा उस मेमोरी में ना जाए, तो आप फॉरगिव करना सीखें अपने लिए, अपनी वेल विशिंग के लिए, है ना। तो लोगों को माफ करना सीखें। आप दूसरे को माफ नहीं कर रहे हो, अपने को,
अपने को कहते ना कि आप सोच रहे हो कि मैं उसको नहीं माफ कर सकता, भाई उसने मेरे साथ इतना खराब किया, ठीक है उसने खराब किया, तो आप अपने को क्यों परेशानी दे रहे हो? अपने को तो सोचो कि मुझे तो ग्रो करना है, माफ कर दो भाई, हटाओ उसको अपने जीवन से। उसको बार बार उसकी लाइफ में बार बार क्यों जा रहे हो? उसको बार बार क्यों याद कर रहे हो? तो यानी कि आपकी लाइफ में तो वही इंपॉर्टेंट पर्सन हो रहा है, तो उसको याद मत करें, उसे भुलाएं, उसे लेट गो करें, तो वो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं होगा, बल्कि आपने उसे अभी इंपॉर्टेंट बना रखा है, उसे हटाइए। Loving others, your ability to release resentment is linked to your level of compassion. The more compassionate you are, the easier it will be to let go of resentment. तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जितने आप compassionate, जितने आप प्यार से भरे होंगे, लोगों को बारे में सोचते होंगे, तो उतनी ही जल्दी आप ये जो दूसरे के प्रति क्रोध है वो हटा सकते हो। One important thing is to understand that people always act based on their level of consciousness or unconsciousness. You may wish someone had acted differently towards you, but if he or she didn't, it would probably because he or she was unable to do. तो अगर आपको किसी से ऐसा गिला शिकवा परेशानी हर्ट है, तो आप क्यों है? क्योंकि आप ये सोचते हो कि उसको इस तरह से एक्ट नहीं करना चाहिए था, उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, पर उसकी जिंदगी में उसने यही सीखा था, इसलिए उसने इस तरह से एक्ट किया। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि वो सही था, वो गलत था, मैं सही थी। बहुत बड़े जो टॉर्चर हुए हैं उनको हटा दीजिए। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनके कारण आप रिजेंटमेंट फील कर रहे हो, जैसे एक सिंपल बर्थडे इन्विटेशन या किसी ने फ्रेंड का इन्विटेशन नहीं आया, तो ये बहुत छोटी सी चीजें हैं। तो उसको लेकर आपका पर्सपेक्टिव और उसका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, तो वो चीजें मत करिए और इतना दुख मनाकर मत बैठिए। Thus, than saying people are good or bad, it is more accurate to say that earlier consciousness or unconsciousness that when they do terrible things to you, it's often because of their। तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि अगर वो कुछ आपके लिए गलत कर रहे हैं तो उनमें अकल नहीं है, उनका कॉन्शियस इतना लो है कि वो उन्हें पता ही नहीं है कि सही गलत क्या है। तो आप में तो समझ है, तो इसलिए आप अपनी समझ से उन्हें माफ करें, उनको लेट गो करें, क्योंकि उनमें इतनी समझ ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने आपके साथ ये बर्ताव किया या आपको इतना तरह से नेगेटिव स्टेट में ले गए। तो अब उनको अपनी कॉन्शियसनेस, क्योंकि आपकी अब हायर कॉन्शियसनेस हो रही है, तो आप जागिए और उनको माफ करिए। कई लोगों की इतनी कहते हैं ना कॉन्शियसनेस, इतनी अनकॉन्शियस होते हैं, या कह लीजिए उनकी इतनी लो ऐसी अपब्रिंगिंग रही होती है, उनके पेरेंट्स ने उनकी ऐसी अपब्रिंगिंग की होती है, या उनको ऐसा अब्यूसिव, उनको भी ऐसा चाइल्डहुड मिला होता है कि वो दूसरों की केयर नहीं करते, दूसरों को भी अब्यूज करते हैं। तो इसलिए उनकी कंडीशनिंग ही ऐसी है। तो ये सोच के कर लीजिए कि भाई वो तो है ही ऐसे, उनका तो था ही इस तरह का जीवन, तो उन्होंने आपको भी इस तरह से ही ट्रीट किया, तो इसलिए यही सोचकर उन्हें माफ करिए। अब एकार्ट टोले का, जो कि उन्होंने पावर ऑफ नाउ लिखी है बुक, उनका एक कोट है जो उन्होंने यहाँ कोट किया है। द माइंड कंडीशनड एज इट इज बाय द पास्ट ऑलवेज सीक्स टू रिक्रिएट व्हाट इट नोज एज इट फेमिलियर विद, इवन इफ इट इज पेनफुल एट लीस्ट इट इज फेमिलियर। द माइंड विल ऑलवेज adheres to know the unknown is the dangerous because it has no control over it. That's why the mind dislike and ignore the present moment. ये मैं बार बार बोलती हूँ कि हम इमोशनली एडिक्ट हो जाते हैं। हमें पता है कि हमें किसी के लिए गुस्सा है, हमें किसी के लिए हर्ट है, तो वो हमें अच्छा लग रहा होता है। तो जब भी उस मेमोरी में जाते हैं तो हमें अच्छा लग रहा होता है कि हमें हेट्रेड हो रही है, उस आदमी से गुस्सा आ रहा है कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो वो जब हम उस हेट्रेड में रहने लगते हैं, तो वो हमारा जो इमोशन है वो एडिक्ट हो गया है उस हेट्रेड का। तो जब वो हेट्रेड नहीं दिखती है तो हम अच्छा मतलब किसी और अच्छे इमोशन की तरफ नहीं बढ़ पाते, क्योंकि हमें और वो अच्छा नहीं लग रहा होता है, वो हमें फेमिलियर लग रहा होता है। जैसे मैंने बताया था ना, सैडनेस फेमिलियर लग रही है। एक पुराने गाने सुनना, सैड गाने सुनना हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि हम वो इमोशन हमें अच्छा लग रहा है। ऐसे ही जब हम गुस्से का इमोशन ले लेते हैं तो हमें गुस्सा रहना बहुत अच्छा लग रहा होता है, हम तरीके ढूंढते हैं किस तरह से हमें गुस्सा आए, या छोटी सी भी बात पे किसी का गुस्सा है तो हमें गुस्से में रहना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो इमोशनल हमारा एडिक्शन हो जाता है। ऐसे ही जब किसी के लिए रिजेंटमेंट होता है तो वो भी एडिक्शन हो रहा है हमें, और वो हम बार बार ऐसी उसके लिए कुछ चीज सोचते हैं कि भाई उसके साथ ऐसा हो जाए, उसने मेरे साथ ऐसा किया। ये सब चीजें हमारा एडिक्शन बना रही होती हैं और फिर हम अच्छा कुछ सोच नहीं पाते। तो एकार्ट टोले ने भी यही बात कही है जो मैं आपको बार बार बोलती रहती हूँ। इन शॉर्ट, द नेचर ऑफ द अनकॉन्शियस ह्यूमन माइंड इज टू क्लिंग ऑन द ओल्ड पैटर्न, मतलब वही चीजों पर हम क्लिंग करते रहते हैं और वही चीजें सोचते रहते हैं, क्योंकि वो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, क्योंकि एडिक्शन हो जाता है। जैसे चाय का एडिक्शन है, कोई सब्सटेंस यूज का एडिक्शन है, जैसे हमें अच्छा लगता है हम वही चीज ढूंढते हैं, ऐसे हमारा जो इमोशन है ना, वो भी वही चीज ढूंढ रहा होता है जो हमने सालों से एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, हमें वही इमोशन अच्छा लग रहा होता है, और हमारी फिर वही कंडीशनिंग हो जाती है, हमारे दिमाग की वही कंडीशनिंग होती है, वही पैटर्न बनते जाते हैं। अब ऑथर बता रहे हैं, आई यूज टू रिजेंट माई मदर फॉर बीइंग ओवरली प्रोटेक्टिव, आई ब्लेम्ड बाय फॉर नॉट encouraging me to grow, but instead her action made me weaker than I already was. Perhaps it was one of the reason I embarked on a personal development journey. However, I realized that she didn't have any bad intentions. She simply mean well and did the best she could.
ऐसे ही बच्चों को बहुत सारे, मुझे हंसी आ रही है कि जैसे मेरे बच्चे भी ऐसे ही बोलते हैं कि आप ओवर प्रोटेक्टिव हो, ओवर कहते हैं ना कि आप बहुत कंट्रोल करते हो, हम कोई डिसीजन अपने नहीं ले पाते। तो ऐसे ही उसने उसको भी लगता था कि जो उसकी मदर थी वो ओवरली प्रोटेक्टिव थी, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया। पर क्योंकि मदर का पर्सपेक्टिव अलग है, बच्चे का अलग है, तो वो उन्हें अब समझ में आया कि उनकी कोई इंटेंशन उनको ग्रो करने की ऐसा नहीं था कि उनकी ग्रोथ रुकवाना चाहती थी, पर उनके तरीके से वो सही था। और उनको बहुत मदर से रिजेंटमेंट रहा, लेकिन वो अब निकल गया क्योंकि उनको समझ में आ गया कि उनका वो पर्सपेक्टिव था। The point is, people do what they can with what they have, based on who they are and how much they have been conditioned. They make tons of mistake as well. We all do. It's a part of being human. तो हर किसी की कंडीशनिंग अलग हुई है। हमारे पेरेंट्स की अलग थी, हमारी अलग है, हर की सोच अलग है। और हम जो अपनी सोच से करते हैं वो बेस्ट कर रहे होते हैं। कब क्या गलती हो जाती है पता नहीं चलता है। तो हमारी जिस तरह के बिलीफ से, जिस तरह की हमारी सोच है, हम उसी तरह से डील कर रहे हैं अपने आसपास के लोगों से, अपने बच्चों से, अपने स्पाउस से, अपने पेरेंट्स से, इन लॉज से। तो हमारी जैसी कंडीशनिंग हुई, बिलीव्स बने, हम वैसे ही कर रहे हैं। तो हो सकता है वो गलत भी हो, सही भी हो। तो जैसा इसमें कोई कहते हैं ना मापदंड नहीं है सही गलत का। तो हर की अपनी अपनी कंडीशनिंग है, अपना अपना है। तो इतना किसी के लिए गुस्सा होकर क्यों बैठ जाना कि भाई उसने ये बोल दिया। तो उसे बात करें, समझें, है ना, उसकी उसके कहते हैं ना उसके एम्पैथी लाएं अपने अंदर। एम्पैथी क्या होती है कि आप दूसरे के शू में घुसकर देखें कि उसके पर्सपेक्टिव से उसने ये बोला तो ये क्यों बोला। क्योंकि हम कभी भी एम्पैथाइज नहीं करते, हम कभी भी सोचते नहीं है। अगर मेरे हस्बैंड ने मुझसे कुछ बोला तो इसने आज क्यों बोला, तो हम उसके शू में नहीं घुसते कि आज ये किस तरह का इसका मूड था इसलिए उसने ऐसा बोला ना। हस्बैंड सोचता है कि ये वाइफ ने मुझसे बोला तो ये किस तरह से बोला, बच्चों ने बोला, इन लॉज ने बोला, पेरेंट्स ने बोला। तो हम अपने ही को देखते हैं, हम दूसरे के तरीके से नहीं सोचते, दूसरे के एंगल से नहीं सोचते। तो हमें हमेशा एम्पैथी लानी चाहिए अपने अंदर कि हम दूसरे का पर्सपेक्टिव तो सोचें। वन ऑफ द मोस्ट रिडिकुलस थिंग्स टू वी ट्राई टू डू ह्यूमन इज बीइंग वांट टू change the past. What happened in the past was supposed to happen because it did happen. और हम चाहते हैं कि हम जो पास्ट हमारे में रहा है वो उसको चेंज कर दें। वो कभी चेंज नहीं होता, मैं बार बार बोलती हूँ, कभी चेंज नहीं होगा। जो आप प्रेजेंट है उसे अच्छा बनाएं, प्रेजेंट से आपका फ्यूचर अच्छा बनेगा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी इज आर प्रेजेंट। पास्ट को रिविजिट करना छोड़ें, चाहे अच्छा है चाहे बेकार है, वो चला गया, वो अब लौट के नहीं आने वाला है। तो इसलिए उसे छोड़ें और प्रेजेंट में जिए, प्रेजेंट में आगे बढ़ें। हाउ टू डील विद रिजेंटमेंट। तो कैसे, अगर हम आपको किसी के लिए गुस्सा है, परेशानी है, हेट्रेड है, तो कैसे आप उससे डील करें। तो पहले तो अपना इंटरप्रिटेशन बदलें कि जो वो सामने वाले ने जो आपको किया उसका एक्चुअल में मतलब क्या था, है ना। सिचुएशन को कन्फ्रंट करें कि हाँ ये सिचुएशन आई है, तो आपको डिस्कस करना है, बोलना है, बताना है। फिर फॉरगिव करें, है ना, फॉरगिव करें, उसके बाद फॉरगेट करें। ठीक है, उसे सोचना ही छोड़ दें, उसे बार बार उस मेमोरी में जाना छोड़ दें। काफी हद तक जो हमें हेट्रेड और रिजेंटमेंट होता है लोगों से, जो क्रोध होता है, गुस्सा होता है, वो हमें क्यों होता है, क्योंकि हमारा कुछ हमारी जो सोचने का, उसको समझने का तरीका अलग होता है ना। जिससे कि हमें ऐसा लगता है कि हमें किसी ने धोखा दिया, हमें गुस्सा दिलाया, है ना। तो आपके अंदर वो रिवेंज की भावना भी उत्पन्न होती है, क्योंकि आप बार बार गुस्से में वो सीन पे जाते हो, फिर आपको गुस्सा आता है, फिर आप कहते हैं ना, कई बार कई लोग अपशब्द, वो कहते हैं ना वो श्राप दे रहे होते हैं कि उसके संग ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, है ना। ये भी कर रहे होते हैं, कुछ खराब भी सोच रहे होते हैं। तो कहते हैं ना, अगर आपने किसी को सपने में भी ना ऐसे किसी चीज, किसी के लिए खराब बोला, तो वो एक्चुअल में अगर आप किसी का मर्डर करने जा रहे हो, वो इक्वली वैसा ही होता है। क्योंकि आपका जो मन है ना, वो भी वही चीजें कर रहा है। अगर आप किसी के लिए गलत सोच रहे हो, गलत भावना रख रहे हो, तो वो भी वही चीज है जो आपने मुंह से बोला या आपने किसी के लिए एक्ट किया। तो इसलिए आप अगर किसी के लिए वो कहते हैं, किसी के लिए श्राप भी दे रहे हो, किसी के लिए अपशब्द भी बोल रहे हो, तो वो बहुत खराब असर दे रहा है। वो आपके कहते हैं ना, आपके कॉन्शियस को खराब कर रहा है। अभी आप बोलोगे आप हम ऐसे नहीं हो सकते, साधु नहीं, मत करिए ये सब चीजें ना। ये आपको कहीं ना कहीं जाके, आपने भी फिर उसके लिए इक्वल बदला ले लिया, बार बार उसको जाकर उतना ही कोस दिया, उसको उतना ही खराब बोल दिया। तो आपने एक्चुअल में अपना बदला ले लिया है। तो अब तो आप आगे बढ़िए। आपने सब कुछ कर दिया है, अपने जो मन से उसको सब कुछ कर दिया है। तो अब कहते हैं ना कि अब उसको छोड़ दीजिए। तो आपको अगर रिजेंटमेंट हटाना है, तो वो कह रहे हैं कि आप री इवेल्युएट करिए कि जो एक्चुअल में सिचुएशन हुई थी वो क्यों हुई, क्या हुआ। जैसे एक पार्टी का वो एग्जांपल था कि फ्रेंड बुलाना भूल गया, तो उसके पर्सपेक्टिव से सोचिए कि उसने क्यों नहीं बुलाया, फिर फॉरगिव करिए, है ना। और फिर जाने दीजिए उस सिचुएशन को। उस जगह बार बार मत जाइए, बार बार मत सोचिए कि भाई उसने नहीं बुलाया तो क्यों नहीं बुलाया, है ना। उसने और फ्रेंड्स को बुला लिया और फ्रेंड्स ने तो एंजॉय किया, मुझे ही छोड़ दिया जबकि मैं बहुत अच्छा फ्रेंड था। तो ये सब बार बार मत सोचिए।
first क्या है, changing, reevaluating your interpretation. To put things into perspective, it is important for you to look at the interpretation of what happened. Might वही है कि आपने ज्यादा सोचा, या वो उसका इंटेंशन ही था उस पर्सन का आपको इस तरह से कुछ फील कराना। तो वो सब चीजें आप रीइवैल्यूएट करिए और सोचिए कि क्या वाकई सही था उसको जो उसने किया, या आप ही बहुत कहते हैं ना, आपने ही उसको बहुत बढ़ा दिया उस चीज को। एक्चुअल में बात इतनी बड़ी नहीं थी जितनी बड़ी हो गई। फिर उसके बाद कन्फ्रंट करिए सिचुएशन को ना, डिस्कशन करिए उस पर्सन से जिसके संग आपके संग हुआ है ना, जो भी चीज है ना। कभी कभी आपको लगेगा कि मैं बहुत झुक जाऊंगा, मैं ही क्यों पूछूं, पर अगर आपको कोई रिलेशनशिप बचाना है, कोई भी चीज है जिससे आपके रिलेशनशिप बचाना नहीं है, अपने मेंटल पीस को बचाना है, तो प्लीज डू कम्युनिकेट। कि आपको जब तक आप उस सिचुएशन को कन्फ्रंट नहीं करेंगे, 10 लोगों को तो बता रहे हैं लेकिन उस पर्सन से आप डिस्कस नहीं कर रहे हैं जिसका वो डायरेक्टली इशू है, तो इसलिए कन्फ्रंट करना सीखिए। भले ही आपको थोड़ा झुकना भी पड़े, भले ही आपको थोड़ा सा किसी का गुस्सा भी सहना पड़े, भले ही आपको बाद में और लड़ाई भी बढ़ जाए, लेकिन आप अपनी बात कहिए। अपनी बात को कहते हैं ना, अपने मन से, अपने दिल से वो बात को निकालिए कि आपको गलत फील हुआ है। जब तक सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा तो आपको कैसे पता चलेगा, तो किसी को कैसे पता चलेगा कि आपको कोई हर्ट हुआ है या आपको कोई परेशानी हो रही है। इसलिए अपनी बात को किसी भी तरह से पहुंचाए, और मेरा ये मानना है थोड़ा अच्छी तरह से पहुंचाना सीखिए। फिर फॉरगिव सीखिए, है ना, कि आपको फॉरगिव करना है। आपको जो भी है, जो इंटरप्रेट किया, हो सकता है उस पर्सन ने बहुत ज्यादा आपको धोखा दिया, ऐसा चीज नहीं है कि अब कम्युनिकेट भी नहीं हो सकती है ना। वो सब चीजें पार हो चुकी हैं। कुछ ऐसी फिजिकल या मेंटल अब्यूज रही है जो आप चाहते भी नहीं हो कि कन्फ्रंट करें, क्योंकि आप वो कर कर भी थक गए। तो अब आपका क्या काम है कि आप फॉरगिव करें, आप माफ करें, उस चीज को अपनी लाइफ से हटाएं, लेट गो करें। इतनी हद तक माफ करें कि आप उसके बारे में अब सोच ही नहीं सकते हैं, सोचना भी छोड़ सकते हैं, सोचना भी छोड़ दिया है आपने। और आप बिल्कुल अपने पीसफुल स्टेट में हैं। आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, अपने आगे के प्लान्स के बारे में सोच रहे हैं। आपके पास टाइम ही नहीं है जो पुरानी चीजों को रिविजिट करें और देखें। तो इसलिए फॉरगिव करिए, अपने लिए फॉरगिव करें। रिमेंबर, फॉरगिविंग इज एन एक्ट ऑफ सेल्फ लव। यानी कि हमेशा जो जब माफ करना होता है तो वो हमारा सेल्फ लव है, हम अपने लिए कर रहे हैं, उसके लिए नहीं कर रहे हैं। यू फॉरगिव नॉट जस्ट बिकॉज यू हैव कंपैशन, बट बिकॉज योर वैल्यू योर हैप्पीनेस मोर देन एनीथिंग एल्स। आप इसलिए नहीं फॉरगिव करें कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं या बहुत अच्छे इंसान हैं, पर आप अपनी वैल्यू करते हैं किसी और से भी ज्यादा। इसलिए फॉरगिव करिए। एज यू फॉरगिव, यू लेट गो ऑफ द अटैचमेंट ऑफ योर स्टोरी। जब जब आप वो फॉरगिव कर देंगे, तो जो आपकी स्टोरी रही है, जिस कारण से आपको दुख हुआ है, जो बार बार आप अपने मन में घुमाते रहते हैं, उससे छुटकारा मिल जाएगा। आप लेट गो करेंगे, लेटिंग गो ऑफ। तो फॉरगिव करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ में। फिर फॉरगेट, एक बार फॉरगिव जब कर लेंगे तो टाइम विल चेंज। टाइम जो होता है वो सब फॉरगेट भी करा देता है और आप भूल जाएंगे। मे बी हो सकता है कि कभी कभी किसी ने उस चीज की याद दिलाई तो आपके पास एक दुख भरी कहानी याद तो आएगी, लेकिन आप क्योंकि फॉरगिव कर चुके हैं तो वो बहुत जल्दी निकल जाएगी। तो इसलिए फॉरगेट करना भी सीखिए। लास्ट चीज है कि जब आप फॉरगिव कर देते हैं तो फॉरगेट तो टाइम सिखा देता है और वो हो जाता है, आप भूल जाते हो, है ना। और इसका एक्शन है कि इससे रिलेटेड जो वो दिया हुआ है वर्कबुक में, वो आप करिए। तो आइए वर्कबुक पे चलते हैं हम।